देख लीजिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हमने अभी तक कांग्रेस अधिवेशन और गांधी युग को ख़त्म कर दिया है। और हमको लग रहा है कि यदि आपने अच्छे तरीके से देखा होगा वीडियो, तो आपके लिए वो यादें करना आसान हो गया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस की क्लास कर रहे हैं और जीके की क्लास कर रहे हैं। तो आज जीके की क्लास है, जीएस की क्लास भी रेगुलर चल रही है और जीएस की क्लास भी रेगुलर चल रही है। जीके की क्लास में आपका 2 टॉपिक मेरे ख्याल से हो गया है, गांधी युग और कांग्रेस अधिवेशन। अगर आप 2-3 बार अगर अच्छे से देखे होंगे तो हमारे ख्याल से वो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा और आप याद ज़्यादा दिनों तक रख पाएंगे। चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं और चीज़ें हम अगर सुनते हैं, ये दोनों में फ़र्क होता है। रह गया बात कि चीज़ों को हम अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो हमने कोशिश किया है रिलेट करके बताने का। अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट करता है, शायद मैं भी अपने तरफ से बेस्टे करने का कोशिश किया हूँ। और शायद आप अगर देखे होंगे तो आपको याद होने की अगर क्षमता बढ़ गया होगा, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि हमारा किया हुआ काम सफल रहा। अब हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है गवर्नर। गवर्नर है। अब गवर्नर में हम चल नहीं मार्कर दूसरा लो। चलिए देख लीजिए, गवर्नर है। अब ये गवर्नर में, गवर्नर शब्द में अलग अलग शब्द को जोड़ दिया गया है। उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे गवर्नर हो गया, फिर गवर्नर के बाद गवर्नर, ठीक है। ये गवर्नर जो बना ये सबसे पहले बंगाल में बना था, ठीक है। तो इसीलिए हम बंगाल का गवर्नर कह सकते हैं, बंगाल का गवर्नर। अब उसके बाद ये गवर्नर जब बना बंगाल का, तो बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल से यही शब्द वायसराय, वायसराय के रूप में आ गया और फिर से ये गवर्नर जनरल के रूप में आ गया है। तो इन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और हमारे ख्याल से इन्हीं चीज़ों को कंफर्म करना है, साथ में इनके काल में होने वाली घटनाएं को कंफर्म करना है। और इन चीज़ों को मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि जीवन में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप खुश होते हैं। आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो आप हमेशा खुश होते हैं, ठीक है। तो जीवन बेहतर होता है जब आप खुश होते हैं और जीवन बेहतरीन हो जाता है जब आपके वजह से कोई और खुश हो जाता है। ये बात समझ लीजिए कि यदि जीवन बेहतर बनाना है तो आपको खुश होना जरूरी है और बेहतरीन बनाना है तो आपके वजह से कोई किसी को खुश करना जरूरी है। अब किसी का खुश, आपसे जुड़े हुए लोग जो भी होंगे वो आपसे तभी खुश होंगे जब कार्य आप अच्छे करेंगे। और खराब कार्य करेंगे तो आपसे कोई दुखी होंगे, खुश होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन बेहतर तब होता है जब आप खुश हो जाते हैं। अब जीवन बेहतरीन तब हो जाता है जब आपके वजह से कोई खुश हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। और उसके लिए बेहतरीन बनाने के लिए आपको करना पड़ता है मेहनत। मेहनत से अगर भागेंगे, कामचोर बनेंगे तो जीवन बेहतरीन कभी नहीं, बेहतर भी नहीं होगा। बेहतरीन की तो सपना छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे हम गवर्नर का बात कर रहे थे, तो गवर्नर में ये गवर्नर शब्द जो आपको दिख रहे हैं, गवर्नर बंगाल के बना था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया और वायसराय बना, फिर गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील हो गया। तो हाँ, तो अब ये इन शब्द को हमको पढ़ना है।
अब इन शब्द को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास पर जाऊंगा। प्राचीन इतिहास मतलब मॉडर्न इतिहास ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके बैक इतिहास में जाऊंगा कि हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग आए धंधा करने की वजह से, अर्थात बिजनेस करने की वजह से ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पहुँचे। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर विदेशी का कहें तो पुर्तगाली लोग आए थे, और पुर्तगाली लोग जब आए और हमारे यहाँ से व्यापार करके गए तो उनको यहाँ का 60 गुना मुनाफा हुआ। मतलब 1 रुपया का चीज़ लेके गया 60 रुपया में बेचा, तो सोचिए कितना बड़ा मुनाफा हुआ। बहुत बड़ा मुनाफा को देख करके अन्य विदेशी लोग भी आकर्षित हो गए हमारे देश में, और धीरे धीरे कई विदेशी आए, ठीक है। और कई विदेशी में एक ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश हमारे यहाँ आकर के धीरे धीरे हमारे यहाँ जिस समय आए थे उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। वहाँ से उन्होंने फरमान प्राप्त कर लिए व्यापार करने का, और व्यापार प्राप्त करते करते उन्होंने अपनी कोठी खोल ली, जिनको हम फैक्ट्री के नाम से जानते हैं या उनका उपनिवेश के नाम से जानते हैं, खोला। और धीरे धीरे हमारे जितने भी गतिविधियां हैं, मतलब हमारे बंगाल हमारे जो भी शासक हुआ करते थे देश के, उन शासकों के अंदर प्रवेश कर गए और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से उनको फोरन करके और धीरे धीरे शासन करने लग गए। अर्थात शासन जब करने लग गए तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा 1757 की प्लासी की लड़ाई की। ये 1757 प्लासी की लड़ाई ही ये तय कर दिया कि भाई ये इस युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार गया तभी ये तय हो गया कि भाई अंग्रेज हमारे यहाँ अब जो है ना शासन चलाएंगे, ठीक है। या क्योंकि ये राजनीतिक रूप से ये शासन एकाएक आए और राजनीतिक रूप से करने नहीं लग गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1757 में ये प्लासी की लड़ाई लड़े और प्लासी की लड़ाई में इनकी जीत हुई। अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, लेकिन यानी कहे तो प्लासी की लड़ाई में इनका जीत हो गया, और जीत होने के बाद बंगाल का गवर्नर इनका चमचा बन गया और धीरे धीरे सारे बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और जब बंगाल पर इनकी कब्जा हो गई तो इनके लिए शासक की जरूरत हुई, मतलब कोई ना कोई प्रशासन चलाए। तो वही नाम आता है लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड जो है लॉर्ड क्लाइव नाम का व्यक्ति, या रॉबर्ट क्लाइव कहिए, ठीक है, क्लाइव था। ये क्लाइव आता है प्लासी की लड़ाई में, आता है। तो प्लासी की लड़ाई में जो है यही प्लासी की लड़ाई में मेन भूमिका निभाया था, जिसके कारण जो है ना जीत दर्ज किया। अर्थात प्लासी की लड़ाई में जीत दर्ज होने का मेन मतलब आदमी यही था। अतः अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये एक अच्छा आदमी है, और इसके लेकर के इसने बंगाल का प्रशासक बना दिया। और प्रशासक बनाने के कारण ये बंगाल का गवर्नर बना। पहला गवर्नर अगर पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन बना, तो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी बोलते हैं, लॉर्ड क्लाइव भी बोलते हैं, याद रखिए। लॉर्ड लगाकर गवर्नर जितने भी हुए सब में लॉर्ड लगा के बोला जाता है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ ये पहली बार बंगाल का गवर्नर बना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि इसका रोल कहाँ तक है। इसका रोल यही है कि इसने ही प्लासी की लड़ाई में पूरी भूमिका निभाया और जीत हासिल किया। इससे अंग्रेजों को, ब्रिटिश को लगा कि ब्रिटिश लोग अब ब्रिटिश को नहीं, अब हम ये थोड़ा सा बता देंगे आपको कि ब्रिटिश डायरेक्ट नहीं आया था, वो अपना कंपनी बनाया था। और जो कंपनी हमारे यहाँ व्यापार कर सके उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया, EIC कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वही आया था व्यापार करने के लिए, और वो धीरे धीरे हमारे यहाँ राजनीतिक में भाग लेने लग गए शासकों के बीच। और धीरे धीरे क्या कर दिए कि चापलूसी करा करके वो चाहते थे कि हम वैसे लोग को बैठा दे शासक में जो हमारा बात माने, हमारी चमचागिरी करे। इस तरह से उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा करके और सिराजुद्दौला के हरा कर अपने चमचा को बंगाल का शासक बना दिया। और बंगाल के शासक बनाने के बाद अब वहाँ पे आ गया दोहरी नीति, अर्थात द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? द्वैध शासन का जनक। अब द्वैध शासन जो होता है दो तरह का शासन होता है। एक तो नवाब का शासन था, और दूसरी तरफ गवर्नर का। तो यही शासन जो है ना द्वैध शासन कहलाए। अर्थात कहने का मतलब है जितना भी राजस्व लेना है, टैक्स वसूलना है, जितना भी मतलब कार्य करना है वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा।
और ये क्या है, ये खाली शासन चलाएंगे, सैनिकों का रेगुलेट करना है तो ये कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। इसीलिए हम क्लाइव को द्वैत शासक के जनक के रूप में जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि द्वैत शासक का जनक कौन है, तो द्वैत शासक का जनक लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने ही दोहरा शासन चलवाया था, अर्थात आधा काम ये देखेगा और आधा काम ये, उनमें से इम्पोर्टेंट काम जो था ये अपने हाथों में रख लिया, और जो नवाब का काम था वो नवाब को छोड़ दिया कि भाई थोड़ा बहुत मतलब प्रशासनिक कार्य को, मतलब गांव समाज में क्या प्रशासनिक कार्य को देखभाल करेगा, बाद बाकी जितना पैसे वाला काम था गवर्नर ने रख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से इसकी नीति जो है ना ठोस हो गई, और जिसके कारण वो आगे बढ़ा। अर्थात कहने का मतलब है जब 1960 आता है तो 1760 आता है तो 1760 में लॉर्ड क्लाइव गवर्नर के पद से हट जाता है, और उसके बाद अन्य लोग भी आते हैं। अब उसमें से हॉलवेल आता है, हॉलवेल नाम का व्यक्ति है। तो हॉलवेल का चर्चा कोई ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं आया, लेकिन इतना पूछा जाता है कि हॉलवेल का एक चीज़ है, एक घटना हुआ था जो जिसको हम ब्लैक हॉल के नाम से जानते हैं। ब्लैक हॉल, ये ब्लैक हॉल पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं ब्लैक हॉल को चर्चा कर दे रहा हूँ कि ब्लैक हॉल क्या है। तो जब सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को क्या किया था कि कुछ अंग्रेज लोग को एक कोठरी, छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। अब बंद कर देने से, छोटा सा कोठरी था जिसके कारण एकदम पूरा अंधेरा था, सांस लेने के वजह से उसमें से 123 मर गया। अब 123 मर गया, जिस घटना का उजागर हॉलवेल किया था, हॉलवेल। अब इसीलिए हॉलवेल का नाम थोड़ा सा हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई हॉलवेल नाम का व्यक्ति था जिसने ही उजागर किया था कि इसका ब्लैक हॉल घटना का। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि ब्लैक हॉल की घटना हॉलवेल से संबंधित है, और दूसरी बात है कि इसने ही उजागर किया था। क्या है ब्लैक हॉल की घटना मैंने बता दिया। तो ये सिराजुद्दौला के शासन में ही वो हो गया था, जिस समय प्लासी की लड़ाई नहीं हुई थी उससे पहले। उसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया, समझौते के बाद धीरे धीरे समझौता करके उसके घर में घुसकर, अर्थात उसको घर को फोड़ करके धीरे धीरे सारा भेद जान गया कि कैसे क्या है, कहाँ इसका शस्त्रागार है, कहाँ क्या है, हर चीज़ उसकी कमजोरियाँ को जान गए सिराजुद्दौला को, और अपने ही लोग के धोखेबाजी से, धोखे के कारण जो है ये सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार जाता है। जैसे ही हार जाता है वैसे ही गवर्नर आता है, और यहीं से द्वैत शासन का स्टार्ट हो जाता है, नवाब अलग और गवर्नर अलग, जिसमें से लॉर्ड क्लाइव का नाम आता है। उसके बाद भी कई गवर्नर आते हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये हम सारे चीज़ की वर्णन करेंगे, पहले हम आपको ये शब्द समझा दें कि ये सारे शब्द क्या है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि ये 1757 से शुरू हुआ तो 1772 तक यही रहा बना हुआ, मतलब यही नाम बना रहा 1772 तक। अब 1772 में आता है वारेन हेस्टिंगस नाम का व्यक्ति। अब वारेन हेस्टिंगस नाम का व्यक्ति जब आता है तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद लगता है अंग्रेजों को कि ये द्वैत शासन व्यवस्था में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत होने के कारण क्या किया गया कि एक अंग्रेज ने पहली बार, अगर हमारा संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे तो हम उस समय भी आपको चर्चा करेंगे कि संवैधानिक विकास हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही हमारा संवैधानिक विकास शुरू होता है। मतलब यहीं से पहला संविधान का नियम स्टार्ट होता है। ठीक है, लोगों पर नियम कसने के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए कुछ न कुछ नियम की जरूरत होती है। वही फर्स्ट नियम अगर कोई है, फर्स्ट कानून है, तो यही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि ये बंगाल का गवर्नर था। अब इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि ये हेस्टिंगस जो आया तो गवर्नर के रूप में आया। किस रूप में आया? गवर्नर के, लेकिन बन क्या गया? गवर्नर जनरल। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि लास्ट में गवर्नर कौन बना बंगाल का? तो लास्ट में तो यही ना बना। अब यही बन करके क्या बन गया? फिर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन है?
तो वारेन हेस्टिंग्स। आप पहला गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन गवर्नर में जनरल शब्द जब हम जोड़ देते हैं तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता है, इसीलिए ये लास्ट के रूप में और फर्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यदि आप जान गए कि ये लास्ट में गवर्नर है और गवर्नर जनरल बनेगा तो फर्स्ट में बनेगा, फर्स्ट में ना बनेगा जी, मतलब इसी के समय बदलाव हुआ, तो इसी के समय बदलाव हुआ था, लास्ट में ये था गवर्नर, इसके बाद कोई गवर्नर नहीं बना, इसके बाद ये गवर्नर जनरल बनेगा। तो यही बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना है? वारेन हेस्टिंग्स। अब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से 1782 तक ये रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 से लेकर 1832 तक, कितना? 1832 तक नाम यही रहता है, मतलब 1832 तक बंगाल के गवर्नर ही कहलाता है मेरे ख्याल से। अब यहाँ देख लीजिए, ये गवर्नर लास्ट, लेकिन ये नहीं रहता है उस समय, लास्ट में उस समय आता है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट में है, विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक, लास्ट में बेंटिक, ठीक है। अब ये बेंटिक जो है याद रख लीजिए, विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल बन जाता है, मतलब इतना दिन तक वो नहीं रह पाता है, 32 तक नहीं रह पाता है, यानी 32 में आ जाता है विलियम बेंटिक, क्या बन करके? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। कौन बन के आ जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लगा के बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बेंटिक जो है आता है 32 में, और जब ये आता है तो कहता है उसी समय बदलाव हो जाता है। तो लास्ट अगर हमसे पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल तो यही होगा लास्ट में। इसके बाद जब नया बनेगा तो क्या बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल। क्या बन जाएगा वो? भारत। तो पूछा जाता है कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिक। आगे समझ में? तो यानी कहने का मतलब है जो लास्ट में यहाँ रहेगा वही फर्स्ट में यहाँ आएगा, यहाँ लास्ट में जो था वो फर्स्ट में आया, फिर यहाँ जो लास्ट में है वो फर्स्ट में यहाँ आएगा। अर्थात कहने का मतलब भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल जो है वही पहली बार। अब ये गवर्नर जनरल कहाँ से कहाँ तक रहा, तो मैं आपको बता दूं कि 1757 की एक क्रांति 1857 की एक क्रांति आ जाती है। 1857 की महान भीषण क्रांति सैनिक क्रांति के नाम से जानते हैं। जब ये सैनिक क्रांति होती है तो उस समय ब्रिटिश को लगता है कि अब हमारा जो है ना सत्ता नहीं रहेगा भारत में, इसीलिए डायरेक्ट वो अपने आप आकर के खुद यहाँ पर शासन करने लग जाता है, अर्थात खूब आता है और अपने हाथों में शासन ले लेता है। जब अपने हाथों में शासन लेता है तो गवर्नर जनरल को खत्म कर देता है इस पद को, पद नया नाम रख देता है वायसराय। तो उस समय कौन था? तो केनिंग था, लॉर्ड केनिंग के नाम से जानते हैं, केनिंग। ऐसे केनिंग याद रखिए कि ये केनिंग था जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल बना, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल 1757 में। कब बना? 1757। जिस समय 1857 में जिस समय सैनिक विद्रोह हुआ है उस समय ये केनिंग था जो वहाँ का गवर्नर जनरल था। कहाँ? गवर्नर। लेकिन जैसे ही ये 57 में विद्रोह होता है और 57 के बाद 58 आता है, तो 58 में क्या करता है? 58 चला जाता है सत्ता किसके हाथ ले लिया जाता है? क्राउन के हाथ। किसके हाथ? क्राउन के हाथ, ठीक है। क्राउन के हाथ जब सत्ता चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्ञी के हाथ में चला जाता है, वो अपना शासन ले लेती है, कहती है कि हमको बागडोर दे दो। तो उस समय कंपनी का शासन वहां से खत्म हो जाता है। अब वहां से कंपनी का शासन, तो कंपनी का शासन कहां तक चलता है? 57 तक। 57 के बाद कंपनी ECI जो बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया कि यहीं तक कंपनी का शासन था। कंपनी के बाद अब आ जाता है ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश डायरेक्टली हमारे यहाँ का राजा या रानी, कहिए रानी साम्राज्ञी बनी थी, वहाँ तो साम्राज्ञी ही रहती है, तो वो जो है बनी, और क्राउन के हाथ में जब सत्ता चला गया तो उसके बाद इस नाम को चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या बना दिया गया? वायसराय के नाम से जाना गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि फर्स्ट, अगर लास्ट में बोलेगा लास्ट का भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो लास्ट का गवर्नर जनरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नर जनरल बन जाता है। अब यही कंफ्यूजन होता है बच्चा में कि यहाँ अगर हम केनिंग जवाब दे देंगे तो
गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ गवर्नर जनरल बनता है तो लास्ट में कौन आ जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लास्ट में आता है, कैनिंग का नाम नहीं आता, क्योंकि फिर से चेंज होकर के बन गया। तो इसीलिए वायसराय के रूप में इसका नाम आता है, क्राउन मतलब वायसराय। प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। खाली प्रथम के रूप में इसको जाना जाएगा, अंतिम के रूप में इसको नहीं जाना जाएगा, क्योंकि आगे भी गवर्नर जनरल बना है। आगे ना समझ में। तो ये इन शब्दों में काफी कंफ्यूजन होता है। मैं सारा को समझाने का कोशिश किया हूँ, लेकिन आगे जो वीडियो आएगी ये सारे एक एक गवर्नर का इम्पोर्टेंसी क्या रहा है, किसके काल में कौन सी घटनाएं घट गई, क्या क्या हुई, ये सारे चीज़ों का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।